अब देखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमने राउल्स लॉ देखा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए। अब देखने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या है, किन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? यानी ऐसी प्रॉपर्टीज, कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे नहीं, बल्कि नंबर ऑफ, या उनका मोल फ्रैक्शन कितना है, उनका अमाउंट कितना है, उस पर डिपेंड करे। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे किसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है, उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। अब ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसको पढ़ना है, या जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? तो सबसे पहले है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये याद रखना चाहिए, रिलेटिव लोअरिंग, सिर्फ वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ही होती है ड्यू टू सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। राउल्स लॉ में देखा था ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से, अगर कोई ये सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें सॉल्यूट जो डिसॉल्व किया है वो नॉन वोलेटाइल है, ये कंटेनर है, बंद है, नॉन वोलेटाइल है, तो उसके पार्टिकल्स तो पूरी तरीके से डिसॉल्व हैं, कुछ यहाँ भी होंगे, ऊपर भी होंगे। तो ये जो लिक्विड इसमें लिया गया है जो वोलेटाइल है, ठीक है, एक इसमें वोलेटाइल है और एक जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। तो सॉल्वेंट जो वोलेटाइल है वो इवेपोरेट होंगे, वेपराइज होंगे, जहां जहां वेपराइज होंगे, लेकिन यहाँ वाले वेपराइज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये सॉल्यूट का पार्टिकल्स इसे रोक रहा है वेपराइज होने से। तो वेपराइजेशन इसमें कम होगा ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से वेपराइजेशन कम होगा, तो यहाँ पे वेपर्स कम होंगी, तो प्रेशर भी कम होगा। तो वही है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इस सॉल्वेंट का जो एक्चुअल, जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, वो वेपर प्रेशर यहाँ पे नहीं होगा ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो किस पे डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट पे। ठीक है, दूसरी चीज हमें देखनी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिटेल में देखेंगे अभी, बस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखना है क्या हो रहा है। तीसरा हमें देखना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ देखना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट ज्यादा हो रहा है, उसको बॉयल होने में टेम्परेचर ज्यादा क्यों लग रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की प्रेजेंस की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्यों एलिवेट हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, ये देखेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हो रहा है, ठीक है, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये फोर प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जिनको हमें देखना है। तो पहले हम देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि राउल्स लॉ में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले टॉपिक में देख ही लिए थे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, फिर भी तो अब मान लेते हैं सॉल्वेंट
सॉल्वेंट ए है, सॉल्यूट बी है, इनका प्रेशर मान लेते हैं पी ए है और इनका प्रेशर पी बी है, ठीक है। और बाकी जहाँ पे भी ए लगाएंगे वो इसका होगा, बी लगाएंगे वो सॉल्यूट का होगा। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब जैसा कि अभी यहाँ पे हमने देखा ड्यू टू सॉल्यूट, सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल है ये सॉल्यूट। तो वेपर प्रेशर होगा उस कंटेनर के अंदर ड्यू टू सॉल्वेंट, क्योंकि यही वोलेटाइल है। तो जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा वो इस प्रेशर की वजह से ड्यू टू सॉल्वेंट पी ए, ठीक है। अच्छा, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है इस केस में? अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर होगा वो तो ठीक है ड्यू टू सॉल्वेंट होगा, जो इसके प्योर प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर और इसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। राउल्ट्स लॉ, जो कि अभी देखा था हमने पिछले टॉपिक में कि राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था कि ये जो होगा वेपर प्रेशर उस पूरे सॉल्यूशन पे वेपर प्रेशर प्रोडक्ट ऑफ प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वो टोटल प्रेशर होगा इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन वोलेटाइल सॉल्यूशन, ठीक है। ये बात याद रहनी चाहिए। टोटल अगर दोनों वोलेटाइल होता, सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट दोनों वोलेटाइल होता, तो फिर उसके बाद हम ऐसे नहीं करते, फिर हम बस ये लिखते कि पी ए के लिए तो ठीक है ये होगा, पी बी के लिए ये होगा, ये पी बी एक्स बी, और टोटल दोनों को ऐड करना पड़ेगा पी ए प्लस पी बी अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ठीक है। अगर दोनों वोलेटाइल हुआ तो ये राउल्ट्स लॉ में हो चुका है। नॉन वोलेटाइल के लिए ये है जिसमें P इज इक्वल टू क्या है, पी ए है, तो इसलिए इसको हम इक्वल्स टू पी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये तो हो गया रिलेशन। लोअरिंग हमें क्या लिखना है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग अगर हम देखें कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो डेल्टा पी ए, ये जो प्रेशर है इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो प्योर इसका होना चाहिए था पी ए नॉट, लेकिन मिला क्या, पी या पी ए, ठीक है। पी ए नॉट होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू नॉन वोलेटाइल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पी ए हो गया, तो कितना डिफरेंस हुआ, वही है इसकी रिलेटिव लोअरिंग, ठीक है। बाकी इनकी वैल्यू अब रखेंगे, पी ए की वैल्यू ये रख देंगे, पी ए नॉट ये तो रहेगा ही, पी ए नॉट प्लस सॉरी माइनस पी ए की वैल्यू है पी ए नॉट एक्स ए, फिर पी ए नॉट कॉमन ले लेंगे इस तरफ से, दोनों तरफ से पी ए नॉट कॉमन लिया तो इधर आ गया 1 माइनस एक्स ए, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मोल फ्रैक्शन दोनों का अगर हम देखें एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होगा, या फिर एक्स ए को इधर भेजें तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए होगा, ठीक है। तो एक्स बी क्या है, 1 माइनस एक्स ए, तो 1 माइनस एक्स ए को हम लिख सकते हैं एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो डेल्टा पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए नॉट एक्स बी। तो साफ पता चल रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर, ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, इसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इसके नेचर पे नहीं डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये हो गया, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, ठीक है। या फिर इसी को डेल्टा पी ए नीचे लिख दे रहे हैं, यही डेल्टा पी ए को लिख सकते हैं पी ए नॉट माइनस पी ए
अपॉन पी ए नॉट तो है ही ये, पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। यही है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, नीचे लिख रहा है। हाँ, यही है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि डायरेक्टली इक्वल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डायरेक्टली इक्वल है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये होगी पहली प्रॉपर्टी। अब इसकी मदद से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का डिटरमाइन करेंगे। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास इसी टॉपिक से, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से, याद रहे उससे कर रहे हैं, लिखेंगे नहीं। मान लेते हैं सॉल्वेंट का मोलर मास Ma है और सॉल्यूट का Mb है। इससे पहले जैसे कि Pa Pb माना था, वैसे ही मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट Ma मान लेते हैं, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट के लिए Mb है। ठीक है, बाकी मोल फ्रैक्शन तो है ही। अच्छा, मोलर मास पता लगाना है। मोलर मास ये हो गया। गिवन मास मान लेते हैं इसका WA है, इसका मान लेते हैं गिवन मास इसका WB है। तो गिवन मास और मोलर मास से हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं Na है, इसका मान लेते हैं Nb है। ठीक है, ये Na Nb इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की मदद से ही हम फाइंड करेंगे मोल फ्रैक्शन। क्योंकि हमने क्या देखा था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड होता है, मोल फ्रैक्शन यही फाइंड करते हैं अभी। मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर एक्स बी फाइंड करना है तो क्या करेंगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। नंबर ऑफ मोल्स, ये दोनों एक्स लग रहा है, ये एक्स है, एक्स ये एन है, एन बी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूट का, और जिसका फाइंड करना है। तो ऐसे ही मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड कर लें दोनों लोग का। तो एन ए का क्या होगा, इसका गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास। एन बी क्या होगा, इसका गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास। ठीक है, यही वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं थोड़ा सा। एक्स बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू एन बी है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और एन ए होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस फिर एन बी, सॉरी डब्ल्यू नीचे ही, एन बी होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन एन ए होगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस एन बी फिर वही होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, ये है मोल फ्रैक्शन से का इनसे रिलेशन। गिवन मास मोलर मास से हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। गिवन अगर मास दिया हुआ है, मोलर मास भी दिया है, तो हम सॉल्यूट का फाइंड कर सकते हैं।
इसकी मदद से, या फिर ये सारे मास दिए हुए हैं तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी मतलब सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर चूंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात हो रही है, डाइल्यूट का मतलब कि जो एनबी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल ये विल बी फार लेसर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, बहुत कम होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बहुत कम। इसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी फार लेसर, बहुत ही कम होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इस कंडीशन में इसको अगर हम नेग्लिजिबल मान लें तो हम लिख सकते हैं एक्स बी, मतलब अगर ऐसा है तो हम ये ले सकते हैं एन ए प्लस एन बी, जो कि अप्रोक्सीमेटली एन ए मान सकते हैं, एन बी को इग्नोर कर ले रहे हैं, बहुत कम है। तो इस कंडीशन में एन ए प्लस एन बी को हम लिख सकते हैं एन ए, तो ये आ गया एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। अब इन लोग की वैल्यू भी अगर हम रखें, एन बी क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन एन ए क्या होगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है, या फिर एक्स बी इज इक्वल टू एम ए ऊपर आ गया, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया एक्स बी, जो अभी हमने देखा था एक्स बी किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक्स बी क्या था, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी था, एक्स बी। ठीक है, यही चीज यहाँ पे हम रख देते हैं, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम बी, एम बी को इधर यही इसी को डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला लेना है एम बी। एम बी आ गया इधर इज इक्वल टू, ये तो वैसे ही है, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन ये पूरा इधर भेज देंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये एक टर्म है, इस पूरे को इधर भेजेंगे एक साथ। तो ये डब्ल्यू ए तो नीचे है वो रहेगा ही, इंटू पूरा पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं उसके लिए फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, अब इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब अगली टॉपिक पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, हाँ, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब डब्ल्यू ए पता लगाना है। ठीक है, डब्ल्यू ए पता लगाना है
और मॉलिक्यूलर मास इस सॉरी डब्ल्यू बी पता लगाना है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि सॉल्वेंट अगर ए है, सॉल्वेंट ए है, सॉल्यूट बी है, डब्ल्यू बी पता लगाना है और इसका मोलर मास दिया हुआ है 40। ठीक है, मोलर मास हाँ 40 दिया है, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन। ऑक्टेन, ये जो सॉल्वेंट है ये क्या है? ऑक्टेन है, जो कितना दिया है, यानी कि डब्ल्यू ए कितना दिया है? 114 ग्राम। ठीक है, इसका वेट दिया है 114 ग्राम। और इट टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो रहा है 80%। ठीक है, 80% वेपर रिड्यूस हो रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पता लगाना है ये मास ऑफ सॉल्यूट पता लगाना है। तो ये तो लोअरिंग हो रही है 80%। रिलेटिव लोअरिंग क्या होगी? डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला यहाँ से लिख लेते हैं। अरे यार, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, वैसे भी लिख सकते थे, वो जो लास्ट में फॉर्मूला आया था ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, हाँ, इज इक्वल टू क्या था? डब्ल्यू बी इंटू एम ए। हाँ हाँ सही है, डब्ल्यू बी था ऊपर, डब्ल्यू बी इंटू एम ए एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी, ये है। रिलेटिव लोअरिंग कितनी हो रही है? 80% रिड्यूस हो गई है, रिड्यूस होके 80% हो गई है। मतलब मान लेते हैं कि अगर प्रेशर 100 रहा होगा तो वो घट के 80 हो गई है। कितना रहा होगा? 100 रहा होगा, घट के 80 हो गई है। ये तो हमें पता करना है। डब्ल्यू बी, एम ए नहीं दिया है, एम ए फाइंड करना है। तो ये क्या है? ऑक्टेन है। ऑक्टेन का फॉर्मूला होगा C8 और H, 8 टू द 16 प्लस 2 18, ये फार्मूला होगा। 12 8 ज़ा 96, 96 प्लस 18 114। तो इसका एम ए हो गया 114 अपॉन डब्ल्यू ए दिया है 114 इंटू एम बी दिया है 40। तो ये 114 तो कैंसिल हो गया। ये हो गया 20 अपॉन 100, इसको भी इधर कर ले रहे हैं, इंटू 40 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी। ठीक है, जीरो जीरो, ये जीरो खत्म हो गया, 2 4 ज़ा 8, जो कि नहीं आना चाहिए था, 10 आएगा। तो सही है। अरे यार, सही है। ये फॉर्मूला तो तब आया था जब नेग्लिजिबल माना था। क्या
ये गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये दोनों को मानेंगे। तो दोनों को जब मान रहे थे तो क्या आया था, तो ये साथ नहीं दे रहा यार। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, दोनों को। इससे पहले जो फॉर्मूला लिया था उसमें इसको इग्नोर किया गया था, तब ये आया था फॉर्मूला। लेकिन इग्नोर नहीं करेंगे भाई, इसको इग्नोर कर देंगे तो क्या हो, फाइंड ही क्या है, करना है। हाँ, तो ये तो माइनस करने पे आ गया, क्या लिख दे रहे हैं, 100 माइनस 80 अपॉन 100। इन लोग का डब्ल्यू बी कितना है फाइंड करना है, अपॉन एम बी कितना है 40, अपॉन डब्ल्यू ए कितना है 114, अपॉन एम ए कितना है ये भी 114, प्लस डब्ल्यू बी पता लगाना है, अपॉन एम बी कितना है 40। ठीक है, हाँ ये हो गया। अब उसके बाद ये तो हो गया 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन 40, ये तो कट के 1 हो गया, ये दोनों कट के 1 हो गया। डब्ल्यू बी अपॉन 40 अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू बी अपॉन 40, 40 वन सा 40 प्लस डब्ल्यू बी। तो इंक डालूं जल्दी से, डालना ही पड़ेगा। डब्ल्यू बी अपॉन 40 और ये 41 का 40 प्लस डब्ल्यू बी, 40 प्लस डब्ल्यू बी अपॉन 40, जिसमें 40 से 40 कैंसिल हो गया, तो आ गया 40 प्लस डब्ल्यू बी। और यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 वन 2, 2 5 10, 1/5। ठीक है, या फिर 0.2, तो इसको लिख सकते हैं 0.2 इज इक्वल टू, फिर से करना ही पड़ेगा पूरा, डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी 0.2 आ गया इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, 40 से 40 कैंसिल हो गया था, डब्ल्यू बी अपॉन 40 प्लस डब्ल्यू बी, 40 प्लस डब्ल्यू बी इधर आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.2 इंटू 40 हो जाएगा 8, 8 प्लस 0.2 डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, इधर जाएगा डब्ल्यू बी माइनस 0.2 डब्ल्यू बी आएगा 0.8 डब्ल्यू बी, 8 इज इक्वल टू 0.8 डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी आ गया 10 ग्राम, ये होगा। ठीक है, बाकी सब तो दिख ही रहा होगा, 41 प्लस ये 100 माइनस 80। ठीक है, ये डब्ल्यू बी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
सब दिख तो रहा है। ये MA है, जो कि कितना आया है 100